रिवाइज कर दूं तो मनी सप्लाई के देर आर 4 मेजर्स, जिसमें आइडल मेजर इज M1। जब आपसे स्पेसिफिक ना पूछे तो आपको M1 ही लिखना है, जिसका फॉर्मूला है C, दैट इज करेंसी, प्लस DD, डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस OD। M2 के अंदर हम फिक्स डिपॉजिट्स ले लेते हैं पोस्ट ऑफिस के। M3 के अंदर हम, ठीक है, M3 के अंदर M2 प्लस, बोलो, फिक्स डिपॉजिट्स, साथ में किसके, कल लिखाए थे ना सारे, ये रहे। ये रहे सारे आपके। M1 जिसको नैरो मनी भी बोला जाता है, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट, साथ ही M3 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स आपके पोस्ट ऑफिस के, और M4 में टोटल डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के आ गए। M1 को नैरो मनी और M4 को हाई पावर्ड मनी या ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। ये मैं आपको कल सब कुछ लिखा चुका था। यहां तक कोई डाउट? अब जो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है बोलो? मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का काम सिर्फ और सिर्फ वो 5 काम नहीं है जो हमने लिखे। आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश की मनी सप्लाई को बढ़ाने का और कम करने का। समय समय पर ये जो देश की मनी सप्लाई है ये बढ़ाई भी जाती है और कम भी की जाती है। तो पहले जरा हम ये समझें कि ये बढ़ाई क्यों जाती है या ये कम क्यों की जाती है। अगर मैं बोलूं कि देश में खूब पैसा है, देश की मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब कि इसका मतलब यह है कि लोगों के पास खूब पैसा है। अगर लोगों के पास खूब पैसा है तो लोग इस 3,000 के पेन के 5,000 भी देने को तैयार होंगे। लॉजिकली सोचे तो सही है। अगर देश की मनी सप्लाई जो कि हमने पढ़ा है C प्लस DD प्लस OD, अगर वो बढ़ जाए, अगर मनी सप्लाई मतलब बढ़ जाए, मतलब मनी सप्लाई बहुत सारी है देश में, खूब पैसा है, तो अगर खूब पैसा है तो ये पेन जिसकी MRP 3,000 रुपए, वो लोग 5,000 भी देंगे उसके, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। तब मार्केट में आता है इन्फ्लेशन। क्या आता है? इन्फ्लेशन कब आता है? जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं। आज आप लॉजिकली सोचो तो इस 3,000 के पेन के मार्केट में 5,000 रुपए कब होंगे? जब लोग इस 3,000 की चीज के सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू 3,000, मार्जिनल यूटिलिटी इज 3,000, और वो तो रुपए में, वो यूटिल्स में होगी। लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ने लगे तो कीमत भी क्या होती है? बढ़ती है। ये तो हमने माइक्रो में ही पढ़ा था कि सेटिस्फेक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस। सेटिस्फेक्शन ज्यादा तो कीमत भी ज्यादा, मतलब कीमत ज्यादा। तो अब मैक्रो लेवल पे सोचो तो कंट्री में क्या आएगा? इन्फ्लेशन। क्या आएगा? और इन्फ्लेशन क्यों आया? क्योंकि लोग इस 3,000 के पेन के 5,000 रुपए देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। और 5,000 देने को तैयार क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। तो आप ये समझो कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। क्या आता है मार्केट में? और अगर इन्फ्लेशन आता है तो हमको, हम मतलब मान लो मैं जो हूं, मैं रिजर्व बैंक को मान लो, तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया तो रिजर्व बैंक को इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी रिजर्व बैंक एक्शंस लेगा। अब अगर आप इसका रिवर्स सोचो कि ये पेन 3,000 का है लेकिन लोग इसके 2,000 भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो 3,000 का पेन 2,000 में भी नहीं बिकेगा। दैट मीन्स उस केस में मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन के केस में बताओ मनी सप्लाई क्या हुई है? बढ़ी हुई है। जब इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिप्रेशन या डिफ्लेशन। अभी हम चारों को समझेंगे, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई क्या हुई है? बढ़ रखी है।
तो आरबीआई उस मनी सप्लाई को क्या करता है, कम करता है। डिफ्लेशन के केस में लोग 3000 के पेन के 2000 भी नहीं दे रहे, दैट मींस मनी सप्लाई क्या हो रखी है, कम। तो इस मनी सप्लाई को आरबीआई डिफ्लेशन के केस में क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। बोलो ये पॉइंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कंसेप्ट ऑफ, लिखो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। वैसे ये बिजनेस साइकिल प्योरली जब सीए फाउंडेशन, सीएमए, एससीसीए के अंदर जाएगा आपका, लेकिन मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि 12th के सिलेबस में मैक्रो के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बिना इसको समझाए एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इसको बिना समझे हम नीचे के पॉइंट समझ ही नहीं सकते। क्लियर? तो आप ये समझो ऐसी वेव्स आपने कभी देखी है, फिजिक्स में भी देखी थी, अब इको में भी आ गई, ठीक है, अगेन लेवल बढ़ चुका है। तो सबसे पहले समझना, देश में, अभी रुक जाओ 2 मिनट समझ लो, देश में ऐसे प्लस माइनस चलता रहता है, ठीक है, ऊपर जा रहा है मतलब इन्फ्लेशन, नीचे आ रहा है मतलब, अब इसके 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 4। सबसे पहला फेज, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा इसको, सबसे पहला फेज होता है मार्केट में कौन सा, बोलो, इन्फ्लेशन। सबसे पहला फेज मार्केट में कौन सा होता है, देखो आप, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर चीजों के प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, अभी मैंने समझाया, लोगों के पास पैसा क्या है यहाँ पे, ज्यादा। 3000 के पेन के लोग कितने देने को तैयार है, 5000, मतलब पैसा क्या है, ज्यादा। जिस दिन ये इन्फ्लेशन बढ़ के सबसे मैक्सिमम हो जाता है, इस पॉइंट पर सर इन्फ्लेशन सबसे मैक्सिमम हो गया, इसको बोलते हैं बूम। क्या बोलते हैं, बूम। व्हेन द प्राइसेस आर मैक्सिमम इज कॉल्ड एज बूम। ये सेम ऐसे कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस में भी आएंगे 12th में, बिल्कुल बिजनेस में भी आएंगे, एफएम के अंदर सर पढ़ाएंगे। तो जब प्राइसेस मैक्सिमम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बूम। जैसे ही प्राइसेस गिरना शुरू हुआ, आप देखो इस फेज में प्राइसेस गिर रहे हैं, यहां तक गिरे लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है, डिफ्लेशन। और एक स्टेज ऐसी आती है, आप देखो ये स्टेज ऐसी है जहां पर प्राइसेस क्या हो गए, नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं, बोलो, रिसेशन। तो इन्फ्लेशन when prices are increasing, why prices are increasing, because the money supply has increased, increase होते 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 मैक्सिमम होगी, तो इन्फ्लेशन अपने चरम सीमा पर होगा, उसको क्या बोलते हैं, बूम। जैसे ही अब जो बड़ा है वो एक दिन गिरेगा भी, मार्केट एक जैसा थोड़ी रहता है, यस और नो। तो फिर जब गिरा तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। और एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नेगेटिव, जेब से पैसा दो तो भी आदमी प्रोडक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब इस पेन को लोग खरीदने को ही लोग तैयार नहीं है, कंपनी कह रही हम फ्री में दे रहे हैं और इस पेन को ले लो 200 रुपए हम देंगे, तो भी लोग लेने को तैयार नहीं है, इसको कहते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं, रिसेशन, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल। और ये ऐसा चलता रहता है, अब आज वापस गिरा है कल वापस बढ़ेगा, और ये ऐसे चलता रहेगा, कब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक ये बिजनेस साइकिल रहेगा। समझ में आया? अब सबसे पहले समझना इन्फ्लेशन होता क्या है। इट मींस व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर इंक्रीजिंग। बोलो, अभी पूरा कॉपी करवाऊं, बोलो, प्राइसेस ऑफ द गुड्स क्या हो रहे हैं इन्फ्लेशन में, इंक्रीज। और इंक्रीज क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा, ये बात अभी डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि यही बात एडीएएस के 12 नंबर के चैप्टर में आएगी, ये सेम टॉपिक वहां पर आएगा, बस यहाँ पर मैं मनी सप्लाई के पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, वहां पर मैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे ठीक करना है वो समझाऊंगा। यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि कंट्री में क्या है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। वहां पर क्या पढ़ाऊंगा कि अगर डिमांड इक्वल टू सप्लाई, एडीएस, एडी और एएस और एएस और एडी इक्वल नहीं है, तो उसको इस पॉलिसी से कैसे ठीक करना है। तो यहां पर ये जो पॉलिसी पढ़ा रहा हूं इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। वहां हम जो पॉलिसी पढ़ेंगे जिसमें हम एडी और एएस को ठीक करेंगे, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट दिस पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमको क्या लिखना है, जिस चैप्टर से पूछे उस चैप्टर से लिखना है।
आपको मॉनेटरी पॉलिसी मनी एंड बैंकिंग से पूछा तो ये लिखोगे, आपको फिस्कल पॉलिसी पूछा तो वहां का लिखेंगे, लेकिन दोनों कंटेंट सेम है, अंदर पॉइंट भी सेम है, बट डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस चैप्टर में, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक 12 नंबर के एडी और एएस से, ध्यान रखना। चलो बैठ, बाहर निकल जाने, बोलो यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? मनी सप्लाई बढ़ गई है, कंट्री में महंगाई आ गई है, क्योंकि लोग इस पेन के 3 से लेके कितने रुपए देने को तैयार है? 5,000, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो पैसा ज्यादा है को अपन ने क्या लिखा? एक्सेस मनी सप्लाई। डिफ्लेशन या डिप्रेशन क्या होता है? जहां पर इस 3,000 के पेन के लोग 1,000 रुपए भी देने को तैयार नहीं है, राइट? मतलब इससे कम कितना भी रुपए दे देंगे, 3,000 नहीं देंगे। इसका मतलब डिप्रेशन ये कब होता है? जब मनी की क्या हो जाए? शॉर्टेज। इसको ठीक करने के लिए जो पॉलिसी है उसको अपन क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? तो मैंने आपको बिजनेस साइकिल का डायग्राम समझाया और इसके 2 फेज बताए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। लिखो फटाफट, पहले डायग्राम फिर पॉइंट्स। बिजनेस साइकिल हेडिंग आप ऊपर लिख दो, कैपिटल हेडिंग, कैपिटल लिख दो हेडिंग, बिजनेस साइकिल, उसका डायग्राम बनाओ, फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एक्सप्लेन करें। ये डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है? उधर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, और इधर है टाइम जोन। समझ में आया? एक्स और वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी ना 11वीं कक्षा। इधर टाइम जोन है और उधर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। बनाए फटाफट। इन्फ्लेशन में लिखेंगे इट मीन्स व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस इन द मार्केट। किसी को इन्फ्लेशन में कोई डाउट? मार्केट में महंगाई कब होगी? जब लोगों के पास पैसा, बोलो, महंगाई कब होती है? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो। और डिफ्लेशन और डिप्रेशन एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है? डिफ्लेशन कब आता है? जब लोगों के पास पैसा कम हो। पैसा कम है मतलब सर्कुलेटिंग मनी कम है, तो मनी सप्लाई डिफ्लेशन में क्या हो जाती है? बोलो, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम। और इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है। यहां तक लिखें। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद रुक जाना, मुझे 3rd और 4th पॉइंट भी ऐड करवाना है इसमें, बूम और रिसेशन, वो भी लिखाना है मेरे को। पहले 2 पॉइंट लिख लो फिर आगे बढ़े। राइट डाउन 3rd पॉइंट इज बूम, BOOM। बूम, राइट डाउन। उसी के अंदर बिजनेस साइकिल में 3rd पॉइंट, व्हेन द प्राइसेस रीच एट द maximum level, when prices reach at the maximum level, जब प्राइसेस सबसे ज्यादा हो जाए। अभी डायग्राम में देखा आपने, मैक्सिमम में देयर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड एज बूम। एंड 4th राइट डाउन रिसेशन। रिसेशन सिंपली इट मींस द प्रोडक्ट इज गेटिंग इनटू लॉस, ठीक है? कंपनी विल नॉट गिव एनीथिंग, ठीक है? जो हमने नेट लॉस निकाला था P&L में 11वीं के अंदर, वो एक तरीके का रिसेशन है, ठीक है? इकोनॉमिकली अकाउंट्स में नेट लॉस है, इकोनॉमिकली इट इज कॉल्ड एज रिसेशन। मतलब व्हेन कॉस्ट इज
more and the selling price is less. Recession, it means when the economy shrinks. SHRINKS, इकोनॉमी श्रिंक्स मतलब तबाही, राइट? जीरो हो गई, नेगेटिव हो गई इकोनॉमी। हाल फिलहाल का एग्जांपल श्रीलंका, कुछ समय पहले दिवालिया हो गया, वहां के लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस में जाकर के वहां पूल पार्टी करी आराम से। प्रेसिडेंट खुद देश छोड़कर भाग गए। आज उसकी टीम को चलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए पैसा इंडिया देता है। कई डेवलप्ड नेशंस उनकी टीम को, प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, वो रहते ही भारत में। उनके देश में क्या बचा? कुछ नहीं। इसको बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं बोलो? रिसेशन। ठीक है, वापस से आ जाते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, दैट मीन्स अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ाते अमीर ही है। वो व्यक्ति जो मिडिल क्लास है या जिसके पास जॉब नहीं है, उसके पास ऐसा थोड़ी कि महंगाई आ रही है और वो डबल कमाने लग रहा है, नहीं, वो तो अमीर ही ज्यादा कमा रहे ना। तो इन जनरल इसको कंट्रोल करने वाली पॉलिसी जो होती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आया? इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई क्या होती है? ज्यादा, उसको क्या करना पड़ेगा? कम। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई क्या हो गई है? कम, उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब उसमें सबसे पहले आप लिख लो एक बार मॉनेटरी पॉलिसी मीनिंग। मीनिंग ऑफ, हेडिंग लगाओ, मॉनेटरी पॉलिसी। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखो, इट इज अ पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द, साथ साथ लिखेंगे, टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने वाली पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। कौन रेगुलेट करता है इसको? भारत के केस में आरबीआई। आप एग्जाम में यहां पर सेंट्रल बैंक भी लिख सकते हो, दोनों लिखने पे सेम मार्क्स है। बोलो कोई डाउट? क्योंकि कॉपी तो आपकी इंडिया में चेक होगी, ठीक है? इंटरनेशनल बोर्ड तो है नहीं सीबीएसई, इंटरनेशनल जगहों पर है लेकिन कॉपी तो इंडिया में चेक होगी। बोलो यहां तक कोई डाउट? सो यही चीज मैंने आपको जब आरबीआई की वेबसाइट दिखाई के थी, साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर जब मैंने आपको आरबीआई की वेबसाइट दिखाई थी तो मैंने आपको प्रियम्बल जब रीड कराया था तो आपने वहां पर देखना है, अभी भी आप देख लीजिए, टू रेगुलेट इशू ऑफ बैंक नोट्स रिजर्व एंड विथ अ व्यू टू सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात हो रही थी उसको ठीक करना, उसको स्टेबल करना किसका काम है? आरबीआई का। थ्रू इट्स, ये देखो, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये हमारे सिलेबस में अब कि कैसे कंट्रोल करना। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो दिस इज नॉट थियरी पेपर, दिस इज मोर प्रैक्टिकल। भले इसको लिखते थियरी है, अकाउंट से ज्यादा प्रैक्टिकल है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए। वहां तो थोड़ा एक आधा प्रॉफिट इधर उधर घुमाया, निपट गया क्वेश्चन। समझ में आया? लिखो, लिख लिया मीनिंग। अब हमको ये समझ में आना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने के लिए
अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कि बताओ मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपने मीनिंग तो समझा दिया, अब बताओ मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के काम करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ रेट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसको यूज करके आरबीआई इन्फ्लेशन के केस में बताओ मनी सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई क्या हुई है, बढ़ी हुई है, उसको क्या करना पड़ेगा, कम। और डिफ्लेशन के केस में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए मनी सप्लाई को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई क्या हो रखी है, ऑलरेडी कम। तो जो कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा और जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसको कम करना पड़ेगा। अब ये आपको सोचना है क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम में कि ये इन्फ्लेशन का पॉइंट पूछ रहा है या डिफ्लेशन। समझ में आया? अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अच्छा इन सबको बोलते क्या है, ऐसे हमको अभी 6-7 पॉइंट्स पढ़ने, इनको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं बोलो? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये हेडिंग लगाएं अपनी कॉपी में, सब बच्चे इस हेडिंग को लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है सर बैंक रेट। क्या आता है? किसी को कोई डाउट यहां तक? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक रेट। इस बैंक रेट को समझने के लिए आपको एक बात को समझना है कि जिस प्रकार से हम लोग लोन लेते हैं, किससे बोलो? बैंक से। वही बैंक जाकर के वो पैसा किससे लेता है? बैंक खुद छाप रहा है। आपने जिस बैंक से लोन लिया, क्या हर बैंक अपनी हर उदयपुर की बैंक की ब्रांच का नोट प्रिंट करती है? नहीं। तो हम जो लोन लेते हैं हम किससे लेते हैं? बैंक से। बैंक वो लोन जाकर के किससे लेता है? आरबीआई से। तो अब ये वो रेट है, वो रेट जिस पर आरबीआई पैसा देता है किसको? बैंक को। आरबीआई किसको पैसा देता है बेटा? बैंक को। और बैंक वो पैसा किसको देगा? हमको। क्यों? मजे लेने के लिए? लोन। अब आप ये समझो, पहले उसको थ्योरी बाद में रीड करेंगे, पहले बैंक रेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बताओ, हम लोन लेने किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। बैंक वो पैसा किसके पास लेने जाता है? आरबीआई के पास। क्या आरबीआई उस बैंक को पैसा फ्री में देता होगा? नहीं। क्या बैंक आपको पैसा फ्री में देता है? नहीं। मतलब वो रेट, मैं बैंक रेट, मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, अकाउंट्स में पढ़ा आपने, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने मैथ्स में पढ़ा 6, 7, 8 क्लास में। अरे हाँ कि ना? सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है खुद देख लेना, वो थोड़ा हाई लेवल के लोगों की बात है, अपन अभी नॉर्मली को पढ़ रहे। ठीक है, तो मुझे बताओ, वैसे मुझे आता है बात, तो अभी बात करूंगा। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट रेट लिखा क्या मैंने क्या लिखा? बैंक रेट। मतलब इंटरेस्ट रेट तो है नहीं है, ये वो रेट है जिस पर आरबीआई फंड्स देता है किसको? कॉमर्शियल बैंकों फॉर लेंडिंग पर्पस। लेंडिंग पर्पस मतलब लोन बांटने के लिए। अब मुझे ये बताओ, मीनिंग समझ में आया? अरे हाँ कि ना? मीनिंग समझ में आया? अब मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, बढ़ी हुई है मनी सप्लाई, तभी इन्फ्लेशन है। 3000 का पेन 5000 में बिक रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ, आरबीआई इस लोगों के लोन देने वाले पैसे को कम करना चाहेगा या बढ़ाना चाहेगा? अगर आरबीआई ने इस लोन देने वाले फंक्शन को और बढ़ा दिया तो लोगों के पास और पैसा आ जाएगा। आज आदमी की सैलरी 50,000 हो, किसी की, मेरी नहीं, ठीक है, किसी की अगर 50,000 तनख्वाह हो और 2 लाख की वो गाड़ी सोचे तो लोन लेके तो लाएगा ना। अब अगर आरबीआई उस लोन को इजी कर दे, आरबीआई उस लोन को इजी कर दे और मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, तो मेरे जैसा आदमी और लोन ले लेगा। तो इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो लोन देना कम करना है कि बढ़ाना है? कम करना है, क्योंकि अगर आरबीआई ने लोन इजी कर दिए तो हर आदमी जिसके पास ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है वो और लोन लेगा, ताकि मार्केट में ये पेन जो 3 का 5 में बिक रहा है कल को 10 में बिके। हाँ या ना? ये फर्स्ट पॉइंट में ही समझने में दिक्कत आती है, बाकी आगे के सारे पॉइंट अगर ये समझ में आ गया तो आएंगे समझ में, वरना नहीं आएंगे। आप ये समझो कि बैंक रेट
वो रेट, वो इंटरेस्ट रेट आप कह सकते हो जिस पर आरबीआई फंड देता है किसको, सेंट्रल बैंक, आरबीआई फंड देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, और फिर कॉमर्शियल बैंक हमको आगे इंटरेस्ट रेट इसमें अपना मार्जिन जोड़ करके वो कस्टमर को लोन देते हैं। अब अगर इन्फ्लेशन के केस में जब मनी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है और आरबीआई बोले कि हाँ भाई मैं बैंक रेट को कम कर देता हूँ, आरबीआई क्या बोले, भाई कोई भी रेट जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो या तो बढ़ेगी या कम होगी, और इन्फ्लेशन के केस में अलग होगा, डिफ्लेशन के केस में उसका रिवर्स होगा। तो आप अगर ये समझो कि अगर मान लो आरबीआई अभी 10% पे लोन देता है, मान लो किसको, बैंक्स को, इस रेट को क्या बोलते हैं, बैंक रेट। ये अगर आरबीआई और बढ़ा दे, अब सोचना ध्यान से, अगर आरबीआई इस लोन की रेट को जो पहले 10% चल रही थी बैंक की आज 12% कर दी, तो लोन महंगे हो गए, लोन महंगे हो गए तो लोग लोन लेना क्या कर देंगे, कम। तो जब लोग लोन लेना कम कर देंगे उनका पैसा क्या हो जाएगा, कम। तो कौन सी सिचुएशन ट्रीट होगी, इन्फ्लेशन। मतलब कि ये समझ में आता है कि आरबीआई बैंक रेट के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर बैंक रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज, ताकि लोगों को लोन सस्ते मिले या महंगे, महंगे। लोग लोन महंगे लेंगे मतलब कि लोग लोन नहीं लेंगे, तो जब लोग लोन नहीं लेंगे तो अपने पास जो एक्सेस पैसा है उसी को यूज करेंगे, आया ना। अब आप रिवर्स सोचो, 3,000 का पेन मार्केट में 2,000 में भी नहीं बिक रहा है, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब तनख्वाह पूरी नहीं पड़ रही मतलब पैसा नहीं है ना, तो अब जब तनख्वाह पूरी नहीं पड़ रही तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, लोन। तो अब डिफ्लेशन के केस में लोन ज्यादा देने या कम देने, ज्यादा देने, तो लोग लोन ज्यादा देने के लिए उस पर इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, कम। दैट मींस इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट बढ़ेगी और डिफ्लेशन के केस में बैंक रेट कम कर दी जाए, ताकि डिफ्लेशन के केस में लोन सस्ते हो जाएं, और अगर लोन सस्ते हो जाएं तो लोगों के पास पैसा ऑलरेडी नहीं है डिफ्लेशन में, वो हर आदमी जाकर के बैंक से क्या लेगा, लोन लेगा, क्योंकि ब्याज की रेट क्या हो गई है, कम। ये लॉजिक था। अब वो लोग जो रटते हैं, इन्फ्लेशन के केस में आई, आई फॉर इन्फ्लेशन, बैंक रेट इंक्रीज होगी, डिफ्लेशन का डी, बैंक रेट क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन रट्टाबाजी के पूरे नंबर नहीं आते, इसलिए मैंने पहले समझाया, फिर जो रटना है वो रट लेना, क्योंकि एग्जाम में तो मुझे यही लिखा हुआ चाहिए। बोलो यहां तक कोई डाउट, अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आज पढ़ाया है, हमको भी इसमें 6-7 इंस्ट्रूमेंट और पढ़ना। बैंक रेट का मीनिंग समझो पहले, वो रेट जिस पर आरबीआई लोन देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, फिर कॉमर्शियल बैंक उसमें कुछ उसको बढ़ा करके हमको लोन देते हैं, उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई क्या हो रखी है, बोलो बढ़ी हुई है, तो लोगों को लोन कम देने या ज्यादा देने, कम, क्योंकि लोगों को और लोन मिलेंगे तो और पैसा हो जाएगा ना। तो लोगों को लोन कम देने के लिए लोन महंगा करना है या सस्ता करना है, महंगा करना है, इसलिए बैंक रेट को क्या करता है आरबीआई, इंक्रीज, और डिफ्लेशन के केस में इसका रिवर्स। बोलो कोई डाउट। अब आप इस थ्योरी को रीड करें, इट इज दैट रेट at which RBI gives loans to the commercial bank and then commercial banks gives loans to borrowers, also known as बैंक रेट का एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं और अपन, बेस रेट। समझ में आया। इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई इस बैंक रेट को क्या करता है, बोलो इंक्रीज। इंक्रीज क्यों करा, ताकि लोन महंगा हो। अरे बेस रेट बढ़ा दी, बैंक रेट बढ़ा दी, तो फिर उसमें कॉमर्शियल बैंक अपनी प्रॉफिट और जोड़ेगा, तो लोगों को लोन महंगे मिलेंगे या सस्ते, महंगे। तो जब लोगों को लोन महंगे मिलेंगे तो क्या लोग लोन लेंगे, नहीं, तो जो खुद का एक्सेस पैसा है वो यूज कर लेंगे ना, और जब खुद का एक्सेस पैसा यूज कर लेंगे तो जो मनी सप्लाई बड़ी होती है इन्फ्लेशन में वो कंट्रोल होगी या नहीं होगी। अरे बोलो, जब लोन मिल नहीं रहा तो खुद के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के आदमी खाएगा, तो जो एक्सेस मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम। हाँ या ना, हाँ या ना, कोई डाउट। कॉपी फर्स्ट पॉइंट, बैंक रेट मीनिंग इन्फ्लेशन, इसका डिफ्लेशन एंगल आप खुद होमवर्क में लिखेंगे। ये मैंने इन्फ्लेशन एंगल लिखा है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो मीनिंग है फर्स्ट पॉइंट में, ये इन्फ्लेशन एंगल लिखा है।
इसके नीचे आप होमवर्क में इसको रिवर्स करके लिखोगे, डिफ्लेशन एंगल लिखोगे इसका। बोलो हाँ या ना? मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए और वाइस वर्सा, वो दिन गए, मेरे को यहाँ पूरा चाहिए। समझ गए? ये डिफ्लेशन एंगल खुद लिख के लाएंगे होमवर्क में, नहीं जो लिखा तो फिर आप जानते हो मार पड़ेगी।